हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कैश मुरारी आप सबों का एक बार फिर से द गोल्सविल इंडिया के यूट्यूब चैनल कैश मुरारी जीएस पर स्वागत करता हूं। आज के चर्चा के विषय में मैं आप लोगों के साथ आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही और उस आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस की चर्चा किए बगैर शायद अधूरा रहेगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसको लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर मैं वापस आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करता हूं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ आईसीएस की कंपटीशन में बैठे और आगे सुभाष चंद्र बोस ने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठे और उस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आईसीएस की एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस सेलेक्ट हो गए और उस सिलेक्शन में उनका 4th रैंक आया। और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो 4th रैंक लाए थे आईसीएस के एग्जामिनेशन में, पहला भारतीय था जो सबसे कम उम्र का आईसीएस बनने वाला व्यक्ति था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1921 ईस्वी में वापस स्वदेश आ गए और स्वदेश आने पर यानी भारत आने पर सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना को बढ़ा रहा था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। वैसी स्थिति में गांधी जी और चित्तरंजन दास की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु माना। यदि कोई पूछे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे तो चित्तरंजन दास, सीआर दास, उसमें बंगाल के बहुत बड़े राष्ट्रवादी के रूप में उनका नाम लिया जाता था, सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। उसके बाद 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मेयर के चुनाव में वो चुनाव जीत गए सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1927 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने धारा विधानसभा के असेंबली का भी चुनाव जीतकर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर डाले। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होते रही। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वहां अध्यक्षता किए। उसके बाद 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद को फिर से निर्वाचित होने में सफल रहे और सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद जब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़े तो उस चुनाव में गांधी जी विरोध किए थे। हालांकि 1938 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस 1938 ईस्वी के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के बहुत सारे लोग विरोध किए थे, लेकिन गांधी जी के सहायता से ही कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। बाद में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच थोड़ा मतभिन्नता हो गई थी और वैसी स्थिति में गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अगले त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता करें। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करें यानी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। किसी भी तरह सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सुभाष चंद्र बोस आगे के 1939 के अधिवेशन की भी निर्वाचित अध्यक्ष का निर्वाचन घोषित हो जाने के बाद
गांधी जी के साथ उनकी राजनीतिक खाइयां और अधिक चौड़ी हो गई थी। चुनाव तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, उसके निरंतर विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को अंतोगत्वा अप्रैल 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर डाली। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कर डाले। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया गया और सुभाष चंद्र बोस को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकलने में सफल रहे। यानी पुलिस को आंख में धूल झोंकते हुए, ब्रिटिश सेना को आंखों में धूल झोंकते हुए अपना नाम चेंज करते हुए जियाउद्दीन के नाम के साथ जो है सो वहां से निकलने में सफल रहे और गाड़ी पर सवार होकर कलकत्ता से पेशावर ये पहुंच गए। उसके बाद इस कार्य में उनके साथी भगत राम ने 21 जनवरी 1941 को उन्हें काबुल पहुंचा दिया था, अफगानिस्तान, और काबुल पहुंचा दिया। काबुल से वे रूस यानी मॉस्को होते हुए फिर जर्मनी चले गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से हुई। बहुत बड़े नाजी के नेता थे और तानाशाह था, तो हिटलर काफी पॉपुलैरिटी को गेन किए हुए था। तो वहां जाके सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात किया। चूंकि सुभाष चंद्र बोस का भी एक ही टारगेट था कि ब्रिटिश से आज़ादी, और उधर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का भी दुश्मन ब्रिटिश ही था। तो वैसी स्थिति में दोनों का दुश्मन एक था, और वैसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाकर मुलाकात की। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे चुका था। सुभाष चंद्र बोस वही बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी हुआ करता था और अभी भी है, तो जर्मनी रेडियो से यानी बर्लिन रेडियो से भारतीय समर्थक और अंग्रेज विरोधी लोगों को भाषण प्रचारित किया। भारत विरोधी लोगों के लिए एक रेडियो प्रसारित किया और जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करने लगा। बर्लिन में ही सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को वहां के लोगों ने नेताजी शब्द से कहकर संबोधित किया। नेताजी सबसे पहले बर्लिन में जर्मनी के लोगों ने संबोधित किया। उसके बाद 2 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 को अंग्रेजों के औपनिवेशिक क्षेत्र था समुद्र के किनारे सिंगापुर को जीत लिया। सिंगापुर पर जापान का आधिपत्य हो जाता है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस है जो 1912 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल या फिर कहें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका था। और बम फेंकने के बाद चूंकि हार्डिंग बाल बच गए थे, तो उसी समय ये रास बिहारी बोस भारत छोड़कर विदेश चले गए, जापान की ओर भाग गए थे। तो वैसी स्थिति में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में मलाया से लेकर बर्मा तक, यानी टोक्यो में ही मलाया से लेकर ये हिंद महासागर के क्षेत्र में है, मलाया से लेकर मलाया से लेकर बर्मा तक जितने भी भारत के लोग रहते थे सबों को एकत्रित किया और इन सभी भारतीयों को मिलाकर एक
सम्मेलन को बुलाया था और सम्मेलन में रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज बनाने की वही घोषणा की है। 1942 ईस्वी में टोक्यो में रास बिहारी बोस जितने भी उस क्षेत्र में लोग रहने वाले थे उन सारे लोगों को, जो मलाया से लेकर बर्मा तक में जितने भी नेता थे या फिर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे, उन सबों को बुलाकर एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा कर डाली। उसके बाद 14 जून 1942 से लेकर 23 जून 1942 तक बैंकॉक में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन भी कहा जाता है। उस बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। उसी सम्मेलन में, बैंकॉक सम्मेलन में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, घोषणा हुई टोक्यो में। और उसके बाद जब एक सम्मेलन आयोजन हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर डाली गई उसी बैंकॉक सम्मेलन में। और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण उसी बैंकॉक सम्मेलन में दिया गया कि आप पूर्वी एशिया आइए, चूंकि उस समय में वो यूरोप में थे, जापान में थे। तो सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में थे, जर्मनी से वापस पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण उसी बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था वहीं से उनको निमंत्रण भेजा गया। सुभाष चंद्र बोस ने उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंच गए, जापान की राजधानी। और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री तोजो से सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई। सुभाष चंद्र बोस का तोजो ने भरपूर स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। आजाद हिंद फौज का निर्माण आरंभ हो चुका था। भारतीय सेना के कैप्टन, जो ब्रिटिश सेना में शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो और वही भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिकारी मेजर फुजिहारा और प्रीतम सिंह ने सुभाष चंद्र बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर के पतन के बाद लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को जापानी मेजर फुजिहारा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फुजिहारा ने उन सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। कैप्टन मोहन सिंह जो आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे, तो उस कैप्टन मोहन सिंह को ही वो 40,000 भारतीय सैनिक को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया फुजिहारा ने। इस तरह से सितंबर 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया गया। और उस आजाद हिंद फौज का गठन का जो उद्देश्य था वह था भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। आजाद हिंद फौज का गठन का जो उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। उन आजाद हिंद फौज में वही भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, लेकिन वो ब्रिटिश सेना में शामिल तो थे, लेकिन ब्रिटिश वहां हार गया था सिंगापुर में। तो सिंगापुर में जितने भी बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे, उन्हीं सैनिकों में से वही सैनिक सारे फुजिहारा के पास आत्मसमर्पण किया था और फुजिहारा ने उसे कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। और इसको लेकर जो है सो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन कर डाला। सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। रास बिहारी बोस जो भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किए थे, उन्होंने वहां की
अध्यक्षता जो है सो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और स्वयं एडवाइजरी बॉडी का काम करने लगे। रास बिहारी बोस एक परामर्शदाता के रूप में काम करने लगे, लेकिन कमान जो है सो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन की स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कर डाली। इसी समय बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। प्रश्न यदि कोई पूछे, कोई आपसे पूछ दे कि दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया, तो सिंगापुर से। सिंगापुर जब पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से, वहीं से भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करने के बाद दिल्ली चलो का नारा दिया। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी का भी नारा दिया। देखिए 2-3 संदर्भ यहां सुभरता है। यदि प्रश्न कोई पूछे कि दिल्ली चलो का नारा कहां सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो सिंगापुर से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहां से? सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहां कहा गया, तो वो बर्लिन से कहा गया। तो बर्लिन के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी शब्द से संबोधित किया। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। वे स्वयं उस सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बन गए। जापान, बर्मा, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चाइना, मॉस्को, आयरलैंड, ये सारे देश जो थे इस आजाद हिंद फौज सरकार यानी भारत की अस्थायी सरकार की जो स्थापना हुई थी सिंगापुर में, उसको मान्यता दे दी। मान्यता देने वाले में जितने भी जापान और जर्मनी के समर्थक देश थे उन सबों ने तुरंत मान्यता दे दी, जिनमें जापान, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली, आयरलैंड, ये सारे देश जो है सो उस सरकार को मान्यता दे दी। इस सरकार ने, आजाद हिंद फौज की सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए और युद्ध की घोषणा आजाद हिंद फौज की सरकार ने घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारतीय अभी स्वतंत्र भारत का अंग है, तो 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है सो जीत लिया, अंडमान निकोबार को जीत लिया। और वही जापानी सैनिकों की सहायता से जब नेताजी उस क्षेत्र को जीतता है और वहां अस्थायी सरकार की भी स्थापना करते हैं। बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा और 30 दिसंबर 1945 को स्वतंत्र भारत का झंडा इन दोनों द्वीपों पर सुभाष चंद्र बोस ने फैला दिया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण कर दिया और 30 दिसंबर 1945 को स्वतंत्र भारत का झंडा तो बुलंद किया ही था। उसके बाद 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण कर कोहिमा, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तिदिम, इन सारे जहां ब्रिटिश आधिपत्य था वहां भी ब्रिटिश सेना से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया क्योंकि बहुत सारे भारतीय सैनिक की हत्या हुई थी, उस युद्ध में मारे गए थे। इसलिए 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आजाद हिंद फौज की सेना असम में
कोहिमा तक पहुंच गए थे। उस समय कोहिमा असम के क्षेत्र में आता था। कोहिमा पर पहुंच गए थे और कोहिमा में तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने सिपाहियों को संबोधित करते हुए, अपने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है, इसलिए यहाँ के सैनिकों से भी उन्होंने फिर से मांग की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं, और यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान को साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन सबों पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया। अगस्त 1945 ईस्वी में बैंकॉक से टोक्यो रवाना हो गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फार्मोसा द्वीप जो ताइवान के पास है, ताइपाई जो वियतनाम ताइवान वियतनाम के बीच में है, उसी के ऊपर जो है जिस हवाई जहाज से वो यात्रा कर रहे थे उसमें आग लग गया और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भी पराजित हो गया था, जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया था, आजाद हिंद फौज कमजोर हो गया था, लेकिन उसी युद्ध को और आगे बढ़ाने के दौरान जब बैंकॉक से टोक्यो रवाना हो रहे थे तो हेलीकॉप्टर यानी जहाज क्रैश हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो कार्यरत जो आजाद हिंद फौज था, वहां के उसके जो कुछ सैनिक थे उस पर जो है सो ब्रिटिश ने लाल किला मुकदमा चलाया। तो थोड़ा सा लाल किला मुकदमा की भी चर्चा कर लूं। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया, जिसे लाल किला मुकदमा कहा गया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त जो थे वो अधिकारी मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, इन तीनों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, सेडिशन का। और इन अभियुक्तों के बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें उस आजाद हिंद फौज बचाव समिति में जो सदस्य थे उसमें भोला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली प्रमुख थे। ये आजाद हिंद फौज बचाव समिति के सदस्य थे, जिसमें भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली। ये प्रश्न पूछता है कि आजाद हिंद फौज लाल किला मुकदमे में बचाव पक्ष के कौन कौन से वकील थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित समिति थे उसमें। तो ये सारे लोग थे, भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली। फौजी अदालत द्वारा तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत के इस फैसले का पूरे देश में काफी विरोध हुआ, प्रतिक्रिया हुई, जगह जगह नारे लगाए जाने लगे, जनता सड़क पर उतर गई और नारे लगाए जाने लगे, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, लाल किला से आई आवाज, ढिल्लो सहगल शहनवाज। तो इस तरह से जो क्रांतिकारी नारे लगाए गए, इसका दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा और मजबूर होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों की
जो मृत्युदंड की जो सजा थी उसको माफ कर दिया। तो इस तरह से लाल किले मुकदमा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को साथ दिया और भारत के लोगों ने इस लाल किले मुकदमे में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ सड़क पर उतर गए, आंदोलन चले, दबाव में आकर ब्रिटिश को मुकदमे के जो सजा थे उसको चेंज करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर देना पड़ा। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आजाद हिंद फौज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और उस आजाद हिंद फौज के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस प्रासंगिक थे। तो इस प्रकार से आज के इस चर्चा के विषय में आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस पर हमने चर्चा किया। आप लोगों को कैसा लगा इस बात को आप कमेंट करते हुए, इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।